हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 11th का जो मॉडल पेपर है अकाउंट्स का जो मॉडल पेपर है उसका आज हम लोग सेट 2 करूंगा। ठान के आया हूं जी, आप लोगों को मैं आपके कॉमर्स का अकाउंट सब्जेक्ट का मास्टर बना के छोड़ूंगा। ठीक है, कोई भी अकाउंट्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा या जिसका आंसर आपको पता नहीं होगा। नॉट ओनली अकाउंट्स, आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स का मैं मास्टर बना के आप लोगों को छोड़ूंगा। अगर वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को रट्टा मार ले और रट्टा मार के एग्जाम पे जाएं, आप तो चाहे चीट कर ले या तो फिर रट्टा मारे हुए क्वेश्चंस को सिर्फ एग्जाम में लिख करके आ जाए और नाम भर के लिए सिर्फ पास हो और नॉलेज के नाम पे दिमाग में कचड़ा हो, तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ रट्टा पे बिलीव करते हैं वो स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, जो मन लगा के पढ़ना चाहते हैं और अपना स्कोप या अपना जो फ्यूचर है वो कॉमर्स में अच्छे तरीके से बनाने चाहते हैं, तो कॉमर्स का मास्टर बनना चाहते हैं और खासकर अकाउंट सब्जेक्ट का मास्टर बनना चाहते हैं, तो वो ही स्टूडेंट इस वीडियो को आगे देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और गारंटी दीजिए 11th और 12th आप मेरे साथ बिताइए, मैं जो पढ़ाता हूं वो पढ़िए। बिलीव मी, 12th कंप्लीट होते होते आप पूरे अकाउंट्स का मास्टर बन के निकलोगे और अकाउंट्स का बहुत अच्छा खासा नॉलेज आपके पास होगा। और नॉट ओनली अकाउंट्स, आपके कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स का मैं आपको मास्टर बना के छोड़ूंगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो बेझिझक आपको कमेंट करना है, डिसलाइक करना है, करके चले जाना, आई डोंट केयर। लेकिन अगर पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है तो अच्छे तरीके से ध्यान दे के पढ़ना। आज हम लोग झारखंड एकेडमी काउंसिल अकाउंटेंसी क्लास 11th मॉडल पेपर का जो सेट 2 है वो सेट 2 आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आए सिर्फ तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे एज ए रिवॉर्ड मुझे कुछ दे रहे हो। ठीक है, और अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को जरूर रेफर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उनसे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि शिक्षा का महत्व तभी है जब वह मानव सभ्यता के काम आए। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा और टोटल आप लोगों का 40 नंबर का जो है वो एग्जाम होगा और 40 का 40 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का एमसीक्यूज में होगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, वित्तीय परिणाम को जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने, उन्हें वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। बोला गया है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके रिगार्डिंग आपके बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, यानी बिजनेस में आपने जो भी लेन देन किया है, जो भी सामान खरीदा हो, बेचा हो, जो भी आपका बिजनेस का लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, आप उन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हो, मतलब अलग अलग अकाउंट्स में बांटते हो। उनको आप समराइजिंग करते हो, यानी आप उनका लेजर बनाते हो, फाइनल अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हो। तो आप उसको क्या कहोगे? तो सर सिंपल है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग भी करेंगे, तो वो पूरा प्रोसेस मेरे लिए अकाउंटिंग कहलाएगा। सर क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग, यानी लेखा शास्त्र। अच्छा, अगर सिर्फ ये बोलता कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिर्फ क्या कर रहे हैं जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करने का काम जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा बुक कीपिंग करता है। क्या करता है? बुक कीपिंग, ओनली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेकिन यहां ये नहीं बोला, यहां बोला रिकॉर्ड भी करेंगे, उन्हें अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाई भी करेंगे और उसका समराइज भी करेंगे। तो वो हर चीज मेरे लिए क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग मेरे लिए वो प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो वेरी गुड जी। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी, माल या संपत्ति को कहा जाता है कैश, गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। यानी एक बिजनेस का एक मालिक है। चलो समझाता हूं, ये एक बिजनेस का मालिक है। ठीक है, ये एक बिजनेस का मालिक है। सपोज ये आप हो, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरा ड्राइंग में मेरा हाथ थोड़ा सा साफ है। ठीक है, आपको एक क्या करना है जी, एक बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है सर? हाँ सर। चलो अब अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप इस बिजनेस पे जो भी पैसा लगाओगे,
या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप जो भी गुड्स, जो भी संपत्ति लगाओगे, जो भी सामान लगाओगे, ठीक है, या आप जो भी एसेट को इन्वेस्ट करोगे, जो भी एसेट आप इस बिजनेस पे लगाओगे, तो वो क्या कहलाएगा? तो सर बिजनेस स्टार्ट करते समय हम कोई भी केस लगाएं, कोई भी एसेट लगाएं या कोई भी गुड्स लगाएं जिससे एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, तो वो चीज़ मेरे लिए कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे लिए? कैपिटल। यानी सर बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लगाएं, जो भी एसेट लगाएं या जो भी गुड्स लगाएं जिससे एक बिजनेस को हम स्टार्ट किए हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए कैपिटल कहलाता है। ठीक है, यहाँ एक वर्ड क्या वह यूज किया गया है, वर्ड प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक, ओनर। ठीक है ना। चलो आओ 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट भी है। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्थापना की गई। बोला गया है द इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज सेटअप। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ICAI। इसकी स्थापना जो है वो भारत में कब हुई थी? पहले स्थापना देख लेते हैं। इसका स्थापना भारत में हुआ था 1 जुलाई 1949 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 1949 को, 1 जुलाई 1949 को। आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ ICAI का जो है वो लोगो बना रखा है। ये ICAI का लोगो है, चील उड़ रहा है और बीच में उसको सराउंडिंग किया गया है, ये ICAI का लोगो है। अब बात करते हैं ICAI क्या है। देखो, इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉडी पार्ट्स है, स्टैट्यूटरी बॉडी पार्ट्स है। यानी जितना भी अकाउंटेंट्स होता है या जितना भी अकाउंटिंग एक्टिविटी होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जो इंडिया में बनता है, साफ शब्दों में ये कहें कि जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं उस अकाउंट्स के लिए जो भी नियम कानून है, जो भी अकाउंटेंट्स है या तो फिर अकाउंट्स के लिए जितना भी स्टैंडर्ड्स बनता है, नियम कानून बनता है, वो सबको बनाने का काम भारत में कौन करता है? ICAI वो काम करता है। ठीक है, सिंपल। अब ICAI कब बना था? तो इंडिया में ICAI 1 जुलाई 1949 को बना था। हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बोला गया है व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर दी जाती है। यानी बोला गया है ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन ट्रांजेक्शंस ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी जब आप उधार में किसी भी सामान को खरीदोगे और बेचोगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अगर आप उधार में किसी भी सामान को खरीदोगे और बेचोगे, क्या सिर्फ उसी समय है जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है? सर बिल्कुल सही बात है। आओ समझाते हैं। देखो, ट्रांजैक्शन 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और एक होता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी नकद लेन देन और उधार लेन देन। अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो उस समय कैश डिस्काउंट मिलता है। कैश ट्रांजैक्शन होगा तो क्या होता है? कैश डिस्काउंट मिलेगा या कैश डिस्काउंट देना होगा। लेकिन अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस समय जो है वो क्रेडिट डिस्काउंट मिलता है। तो सर ये बात एकदम ट्रू है, सत्य है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया आमतौर पर एक लेखा अवधि ... से शुरू होती है। जनरली एन अकाउंटिंग पीरियड्स स्टार्ट फ्रॉम। देखो, अकाउंटिंग पीरियड्स जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो स्टार्ट होता है आपका सर 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से कहाँ तक चलता है? 31 मार्च तक जो है वो चलता है। सेट 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये जो अकाउंटिंग ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इसी अकाउंटिंग ईयर को या तो आप अकाउंटिंग ईयर बोलो तो इसी का एक दूसरा नाम होता है इनकम टैक्स ईयर। ये भी याद रख लेना कि अगर बोलता है अकाउंटिंग ईयर बोले या बोले इनकम टैक्स ईयर जो है वो कब से शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और एक नॉर्मल होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। जैसे कल परसों 1 जनवरी आने वाला है तो इसमें 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा और 1 जनवरी से जो है वो 2022 का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर सर? चलो सर आओ 6 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है तो इसका राइट आंसर होगा डी। 6 नंबर पे बोला गया है अचल संपत्तियों में शामिल है। बोला गया है फिक्स एसेट इंक्लूड्स। चलो इसको मैं थोड़ा सा डीपली में बताता हूं कि एसेट का मतलब क्या होता है। देखो जी, एसेट का मतलब हम सभी को पता है, एक बिजनेस है, एक बिजनेस के पास जो भी उसका ओन्ड है, यानी आपके पास जो भी सामान है जिसके मालिक आप हो या जो आपका प्रॉपर्टी है, वही आपका एसेट कहलाएगा। जैसे सर आपके पास जो केस है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्डिंग है, जमीन है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, फ्रिज है, ये सभी आपके लिए क्या होता है? एसेट। तो एक बिजनेस के पास जो भी चीज़ होता है जिसका मालिक वो होता है, वो उस बिजनेस का एसेट होता है। ठीक है सर? हाँ सर। चलो, ये जो एसेट होता है ना, ये 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका करेंट एसेट जिसको बोलते हैं चालू संपत्ति या चल संपत्ति, और एक होता है आपका नॉन करेंट एसेट या फिक्स एसेट। ये जो फिक्स एसेट होता है ना सर, ये 2 तरीके का होता है। ये होता है एक टंजिबल
और एक क्या होता है सर, इंटेंजिबल होता है। ठीक है, टंजिबल एंड इंटेंजिबल। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी समझ जाते हैं, जब आए हैं तो थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं कि करंट एसेट का मतलब क्या होता है। तो सर ऐसा एसेट जिसको आप एक साल के अंदर केस में बदल सकते हो, एक ऐसा एसेट जिसको आप एक साल के अंदर अंदर बार बार खरीदते हो या बार बार बेचते हो और उसको केस में आप बदल सकते हो एक साल के अंदर, तो वो करंट एसेट है। जैसे सर केस हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसेबल हो गया, पेड इन एडवांस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एकड इनकम हो गया, ये सब आपके लिए करंट एसेट है। ठीक है सर, आओ फिक्स एसेट क्या होता है सर। फिक्स एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको हम एक साल के बाद जो है वो केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर केस में बदल नहीं सकते। फिक्स एसेट ऐसा एसेट होता है जिसको एक बार खरीदते हैं और लंबे समय तक यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग, जैसे लैंड, जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे फर्नीचर, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे आपका मोबाइल फोन, जैसे आपके घर का टीवी, जैसे आपके घर का साइकिल, आपके घर का कार, ये सब आप एक बार खरीदते हो और लंबे समय तक यूज करते हो, तो ये फिक्स एसेट हुआ। अच्छा, फिक्स एसेट में दो तरीके का एसेट आता है, एक आता है टंजिबल और एक आता है इंटंजिबल। टंजिबल क्या होता है, तो सर टंजिबल ऐसा एसेट होता है जिसको देखा या छुआ जा सकता है और जिसका एक भौतिक स्वरूप होता है। यानी टंजिबल एसेट आर दोज एसेट which have a physical existence and which can be touchable and सीनेबल, यानी जिसको देखा या छुआ जा सकता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट यानी अमूर्त संपत्ति ऐसे संपत्ति होता है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एंड they not have physical existence but they have only monetary value। ठीक है सर, तो इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आएगा, गुडविल आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, कॉपीराइट आएगा, रॉयल्टी आएगा, ये सब कुछ कुछ इंटेंजिबल एसेट में आता है। ठीक है सर, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला था अचल संपत्तियों में शामिल है, बोला गया फिक्स एसेट इंक्लूड, बोला क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक तो सर करंट एसेट होता है। सर पेड इन एडवांस करंट एसेट होता है। सर केस अभी अभी आपने बताया करंट एसेट होता है। ये जो लैंड जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्लियर है, चलो एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छा से करवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, बस पढ़िए मन लगा के। 7 नंबर पे बोला चालू संपत्तियों में शामिल है, करंट एसेट इंक्लूड्स, करंट एसेट में क्या आता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, कैश एट बैंक, ये करंट एसेट है। गुडविल मैंने आपको अभी समझाया था इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। गुडविल क्या है, ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। प्लांट क्या है, ये टंजिबल फिक्स एसेट है, टंजिबल फिक्स एसेट है। फर्नीचर भी है, टंजिबल फिक्स एसेट है। यानी ये जो कैश एट बैंक है ये मेरे लिए करंट एसेट होता है। क्लियर है सर, चलो आओ 8 नंबर क्वेश्चन पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है सर, एक्सपेंसेस का मतलब होता है सर खर्चा। आपके बिजनेस में आप जिस भी चीज़ के लिए पैसा पेड करते हो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। अगर आपको पैसा रिसीव होगा तो इनकम एंड गेन है। तो बोला सर वेजेस, क्या ये एक्सपेंसेस है, सही बात है। रेंट सर एक्सपेंसेस है। इसके बाद डी पे बोला गया है फर्नीचर रिपेयर, रिपेयर भी एक्सपेंसेस है। फर्नीचर एक्सपेंसेस नहीं है। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, फर्नीचर मेरे लिए एसेट होता है, फिक्स एसेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्नीचर एक्सपेंसेस नहीं है। क्लियर सर, आओ 9 नंबर क्वेश्चन पे बोला व्यवसायियों द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए आहरित राशि है, द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज। यानी अगर एक बिजनेस का जो मालिक है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकालता है तो वो क्या कहलाता है। याद रखना, अगर कभी भी कोई भी बिजनेसमैन है अपने चाहे पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले, पैसा ही नहीं गुड्स भी निकाल सकता है, पर्सनल यूज रहे या तो फिर सेल्फ यूज रहे या तो फिर प्राइवेट यूज रहे, ठीक है, या तो फिर डोमेस्टिक यूज रहे, कौन सा यूज, डोमेस्टिक यूज रहे, या तो फिर चाहे उन लोगों का आपका प्रोप्राइटर यूज रहे, किसी भी यूज के लिए अगर वो पैसा या गुड्स निकालता है तो वो उसके लिए क्या कहलाता है सर, उसके लिए वो ड्रॉइंग्स कहलाता है, यानी आहरण कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो क्या होगा उसका, वो ड्रॉइंग्स होगा। क्लियर सर, चलो सर आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है यह अवधारणा कि निकट भविष्य में एक व्यवसाय उद्यम को बेचने
या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। बोला गया द कॉन्सेप्ट दैट इज बिजनेस एंटरप्राइज नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, यानी बिजनेस का जो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि अगर आप अभी अभी एक बिजनेस को खोले हैं तो उसको उसका निकट भविष्य में मतलब नियरेस्ट फ्यूचर में बिजनेस खोलते ही कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के अंदर आप ना तो उस बिजनेस को बंद कीजिए और ना ही आप उस बिजनेस को बेचिए। ये कौन बोलता है? इसका मतलब है कि बिजनेस चाहता है कि बिजनेस को जो है वो आप चलाते रहे। क्या करते रहे? चलाते रहे, यानी बिजनेस चलता रहे। तो इसका राइट आंसर होगा गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अवधारणा बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया व्यवसायिक इकाई अवधारणा में कहा गया है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सर जो बिजनेस होता है ना और बिजनेस का जो मालिक होता है वो उससे अलग होता है, यानी बिजनेस एक अलग तरीके के फॉर्मेशन में चलता है और मालिक जो है वो अलग है। बिजनेस और मालिक जो है वो दोनों अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोला गया बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो 12 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है धन मापन अवधारणा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज। जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है वो बोला किस पे चलता है? तो याद रखना मनी मेजरमेंट यानी आप उसी चीज को ही मुद्रा में माप सकते हो, यानी उसी ट्रांजेक्शन्स को आप मनी में नाप सकते हो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है। क्या ट्रांजेक्शन होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी केवल वित्तीय लेन देन, यानी पैसों से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होगा ना सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स में जो है मनी मेजरमेंट किया जा सकता है, उधार लेन देनों में नहीं होता है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला कराधान के लिए प्रावधान के अनुसार किया जाता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड अकाउंटिंग फॉर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो काम करता है आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यानी रूढ़िवादी सिद्धांत के अनुसार जो है वे काम करता है। याद रखिएगा थोड़ा इस चीज को। ठीक है, आओ 12 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है, अच्छा से समझो, तुरंत समझ में आ जाएगा। बोला गया क्वेश्चन पे यदि देनदारों और संपत्तियों की राशि क्रमशः 90,000 और 1,50,000 है तो पूंजी की राशि बताइए। हिंदी में तो समझ में नहीं आया, आओ समझाते हैं। बोला गया इफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स अमाउंटेड टू ₹90,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी। यानी बोल रहा है अगर एक बिजनेस में जो लाइबिलिटी है वो कितना है 90,000 का और जो एसेट है वो बोल रहा है 1,50,000 का, तो फिर बोला कैपिटल कितना होगा ये बताओ। तो हम सभी ने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ा है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन। वहाँ एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन और यही में से एक और फॉर्मूला बनता है कैपिटल का। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला। तो हमको यहाँ कैपिटल निकालने के लिए ही बोला गया है। तो देखो एसेट जो है वो कितना रुपया है 90,000 का एसेट कितना है 1,50,000 का एसेट है। लिखते हैं एसेट 1,50,000 है माइनस लाइबिलिटी कितना है 90,000, लाइबिलिटी 90,000, दोनों को माइनस कर दो तो 90,000 1,50,000 से 90,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60,000। तो यही 60,000 का मेरा कैपिटल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्लियर? देखो कितना सिंपल है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे बोला गया पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। ठीक है, ऑप्शन ए पे बोलता है, देखो ऑप्शन ए पे बोला सौदे का संपूर्ण अभिलेखन, कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या जो बुक कीपिंग होता है क्या वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स बताता है ट्रांजैक्शन का? हाँ सर बिल्कुल बताता है, सही है। ऑप्शन बी व्यवसाय पर वित्तीय प्रभावों का निर्धारण, एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ए बिजनेस। सर बिल्कुल ये भी बताता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, समंकों का विश्लेषण और निर्वाचन। नहीं सर ये नहीं बताता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, डी नंबर। चलो आओ आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। लेखांकन में लेखे होते हैं इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। यानी अगर आप अकाउंटिंग में यानी आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अगर आप अकाउंट्स में लिख रहे हो तो कैसे लिखते हो? ऑप्शन ए केवल वित्तीय लेन देनों को, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल सर।
ऑप्शन बी ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सर ऐसा ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेटेड नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजेक्शन नहीं सर। पर्सनल ट्रांजेक्शन और प्रोपराइटर बिल्कुल नहीं सर। तो इसका आंसर होगा ए, यानी एक ट्रांजेक्शन एक अकाउंट्स में आप सिर्फ और सिर्फ किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो, यानी ऐसा ट्रांजेक्शन्स जो आपका मॉनेटरी वैल्यू का हो, जो पैसा से रिलेटेड है। ठीक है, चलो आओ 17 नंबर क्वेश्चन, क्रय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज ट्रांसफर टू, यानी अगर आप परचेज अकाउंट बनाते हो तो परचेज अकाउंट का जो लास्ट में बैलेंस होता है आप उसको कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नहीं सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? नहीं सर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? नहीं सर। तो बच क्या गया, ट्रेडिंग अकाउंट? हाँ सर, बिल्कुल सही, ट्रेडिंग अकाउंट में बनाया जाता है। इसको ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में दिखाया जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इसको दिखाया जाता है। ठीक है, चलो 18 नंबर पे बोला संयंत्र की नकदी खरीद, परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश। अगर आप एक प्लांट खरीदते हो पैसा में तो उससे क्या होगा, तो पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मान लो बाजार से जा करके 20,000 रुपया का आपने एक प्लांट खरीदा, तो पहले बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, तो इसका जर्नल एंट्री होगा कि प्लांट्स आएगा और कैश जाएगा, प्लांट्स आएगा और कैश जाएगा। तो देखो क्या जर्नल एंट्री आपके पास क्या आएगा जी, प्लांट्स आएगा और क्या जाएगा आपका, कैश जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगा प्लांट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का, सपोज कर लो कि 20,000 का है। ठीक है, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं आपको, 20,000 का है। तो अब इस ट्रांजेक्शन को समझो, अगर आपने 50,000 का प्लांट्स कैश देके खरीदा है तो प्लांट 20,000 का प्लांट्स आएगा और 20,000 कैश जाएगा। तो प्लांट भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है, यानी एक एसेट आ रहा है और दूसरा एसेट जा रहा है। तो जितना का एसेट आया उतना का एसेट गया, तो आपका इससे ना तो कोई एसेट घटेगा और ना ही कोई एसेट बढ़ेगा, यानी एसेट का आपका सेम वैल्यू वही रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं होगा। कीप्स टोटल एसेट अनचेंज्ड, कोई बदलाव नहीं होगा, बी नंबर। हाँ, अगर उधार में खरीदते तो एसेट जो है वो बढ़ जाता। ठीक है, उधार में खरीदते तो पैसा नहीं देते तो एसेट बढ़ जाता। चलो आओ 19 नंबर, लो देखते देखते ये भी क्वेश्चन आ गया। संयंत्र उधार में खरीदा, परचेज ऑफ प्लांट फॉर क्रेडिट। अगर आप एक प्लांट उधार में खरीदेंगे तो क्या होगा, अभी समझाएं। उधार में खरीदेंगे तो प्लांट्स आएगा लेकिन कैश नहीं जाएगा, यानी एसेट क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी नंबर, कुल संपत्तियों में वृद्धि, इंक्रीज इन टोटल एसेट। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और 20 नंबर, यह खाता अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के प्रतिनिधित्व करता है। दिस अकाउंट्स इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट ए पर्सन और पर्सन्स, यानी कौन सा अकाउंट होता है जो इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो सर ऐसा अकाउंट जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है, यानी कौन सा खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इन चारों ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे और देखते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स के पीछे पैसा नहीं है। ऑप्शन ए, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं, आखिरकार गुड्स खरीदे तो हैं, आज नहीं तो कल कैश तो देंगे, कितना ना कितना का तो गुड्स कैश खरीदे होंगे, उसका कोई ना कोई वैल्यू तो होगा। तो बिल्कुल ये तो है भाई, ये बिल्कुल है। ऑप्शन बी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदे, इसमें भी कैश का जिक्र होगा, बिल्कुल होगा। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी देंगे, इसमें भी कैश होगा। स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारी लोग हड़ताल पे है, इससे कैश का एंट्री होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, इसमें कैश का जिक्र नहीं होगा। चलो आओ 22 नंबर क्वेश्चन पे बोला मशीन खाता है, मशीनरी अकाउंट इज। मशीन खाता कौन सा अकाउंट है, देखो मैं बता दूं, जितना भी एसेट होता है वो एसेट हमेशा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। एसेट क्या होता है, रियल अकाउंट। और जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और जितना भी इनकम एंड गेन होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स, ये आपके लिए कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और जितना भी आपके लिए कैपिटल और लाइबिलिटी होगा, कैपिटल और लाइबिलिटी, तो ये आपके लिए कौन सा अकाउंट होता है, ये आपके लिए होता है पर्सनल अकाउंट, इसको याद रखना। ठीक है,
यानी एसेट्स रियल अकाउंट होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट होगा, कैपिटल और लाइबिलिटी पर्सनल अकाउंट। तो बोला गया है ये जो एसेट है वो कौन अकाउंट होगा, तो एसेट होगा रियल अकाउंट, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, चलो आओ 23 नंबर में भी न्यूमेरिकल है, पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बोला गया ऑन मार्च 2012 आफ्टर सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 ही इज लेफ्ट विथ हिज क्लोजिंग स्टॉक वर्थ ₹8,000 दिस इज। बोला गया है एक व्यापारी जो है वो 5,000 रुपया का माल बेचा 31 मार्च के एंड में और उसके पास 8,000 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। तो ये जो 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक उसके पास बच गया है, ये क्या है, एक ट्रांजेक्शन है, एक इवेंट है, या ट्रांजेक्शन इवेंट दोनों है या कुछ नहीं, तो ये एक इवेंट है। क्या है, एक इवेंट है, ये एक घटना है, ये घटा है। ठीक है, चलो इवेंट है। 24 नंबर, नाम मात्र खाते में डेबिट शेष दर्शाता है, यानी द डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शो। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या दिखाता है, तो हम सबको पता है नॉमिनल अकाउंट का एक गोल्डन रूल होता है। किस चीज का गोल्डन रूल जी, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है, और वो गोल्डन रूल होता है डेबिट साइड के लिए गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड के लिए रूल होता है क्रेडिट्स ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट्स ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है सर, हाँ सर। चलो, तो बोला नॉमिनल अकाउंट का कौन सा बैलेंस बोल रहा है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड क्या दिखाएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखाएगा, तो इसका आंसर होगा ए, एक्सपेंसेस, यहां और लिखना था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है, चलो आओ आगे 25 नंबर पे आते हैं। बोला गया आहरण किस खाते के अंतर्गत आते हैं, ड्रॉइंग्स कम्स अंडर विच अकाउंट, तो ये आता है सर आपका पर्सनल अकाउंट के रिगार्डिंग आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ड्राइंग्स किस अकाउंट के रिगार्डिंग आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है वो। ठीक है, चलो आगे 25 नंबर क्वेश्चन पे बोला पुष्प पालन की प्रारंभिक इकाई है, द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज, तो याद रखना कि बुक कीपिंग का जो है वो सबसे पहला शुरुआत कहां से होता है, जर्नल एंट्री से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर पे बोला गया है माल की नगद खरीद दर्ज की जाती है, केस परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन, अगर आप गुड्स को केस में खरीदते हो तो आप उसको जो है वो कहाँ दिखाओगे, परचेज अकाउंट, परचेज बुक में नहीं सर, सेल्स बुक में नहीं सर, केस बुक में हाँ सर, यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। परचेज बुक में आप किसको दिखाओगे, ये जो परचेज बुक है, ये परचेज बुक में आप किसको दिखाओगे, परचेज बुक में आप दिखाओगे ऑल क्रेडिट परचेज, ऑल क्रेडिट परचेज, आप उधार में जो भी खरीदे हो उसको दिखाओगे आप परचेज बुक पे। सेल्स बुक पे आप किसको दिखाओगे, क्रेडिट सेल्स को दिखाओगे, किसको दिखाओगे यहाँ सेल्स बुक में, क्रेडिट सेल्स को दिखाओगे। क्लियर है, ठीक है, कैश में परचेज किए हैं, कैश ट्रांजेक्शन होगा तो वो कैश बुक में जाएगा। ठीक है सर, हाँ सर, आ रहा है समझ में, बिल्कुल सर, जो दिक्कत होगा क्वेश्चन कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा। 28 नंबर पे बोला लेखांकन की मान्यताएं हैं, बोला गया है पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग आर, क्या है, विनिमय, क्या अकाउंटिंग जो है उसका मान्यता एक्सचेंज है, बिल्कुल, पीरियड बिल्कुल, यूनिट्स ऑफ मेजर्स बिल्कुल, सब है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, 28 का आंसर होगा डी। हाथ दुखने लगा जी। 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है डेबिट नोट कौन तैयार करता है, हु प्रिपेयर्स डेबिट नोट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां बोला था क्रेडिट नोट फर्स्ट सेट में, यहां बोलता है डेबिट नोट। बोला गया है डेबिट नोट जो है वो कौन तैयार करता है, तो याद रखना डेबिट नोट तैयार करता है आपका परचेजर। ठीक है, डेबिट नोट कौन तैयार करेगा, परचेजर तैयार करता है आपका डेबिट नोट, डेबिट नोट्स परचेजर। ठीक है, सेलर क्या तैयार करेगा, सेलर तैयार करता है आपका क्रेडिट नोट। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। रोकड़ खाता हमेशा डैश 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 दिखाता है, कैश अकाउंट ऑलवेज शो, कैश अकाउंट क्या दिखाता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, दोनों बैलेंस या कोई नहीं, तो याद रखना कैश अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है। क्या दिखाता है, हमेशा डेबिट बैलेंस। चलो 31 नंबर क्वेश्चन, किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, अच्छा से समझना, किस अवधारणा के अनुसार बिजनेस का जो मालिक होगा यानी बिजनेस का जो ओनर होगा उसको बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं। बोला गया है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोपराइटर, यानी जिसका मतलब होता है ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, किस अवधारणा के अनुसार उसको जो है वो बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है, तो किस अवधारणा के अनुसार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
अस्तित्व की अवधारणा, एंटिटी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग उसको बिजनेस का क्रेडिटर्स माना जाता है, क्योंकि उसको बिजनेस से अलग माना गया है। ठीक है सर, ठीक। 32 में बोला गया फर्नीचर का कारोबार करने वाला व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर डॉट 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 माना जाएगा। यानी बोला गया फर्नीचर परचेज्ड बाय ए ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज डेट 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 फॉर हिम। यानी एक आदमी है, देखो ये मैं समझाता हूं आपको अच्छा से क्वेश्चन। ये एक फर्नीचर का मालिक है, एक फर्नीचर हाउस का मालिक है, ठीक है। इसका पास मान लो एक फर्नीचर स्टोर है, इसके पास कौन सा स्टोर है, इसके पास फर्नीचर स्टोर। चलो आओ समझाते हैं, अच्छा से समझना। फर्नीचर स्टोर का एक मालिक है, इसके पास फर्नीचर का एक दुकान है, फर्नीचर को खरीदता है और बेचता है। तो बोला गया है ये जो फर्नीचर को परचेज करेगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा। तो सिंपल सा बात है सर, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। अगर मान लो मैं एक स्टेशनरी दुकान चलाता हूं, तो स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी चीज़ हम जब खरीदेंगे तो वो मेरे लिए गुड्स होगा, यानी मेरे लिए परचेज होगा। यानी जो बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस करता है उससे रिलेटेड जो भी सामान वो खरीदेगा वो उसके लिए गुड्स होगा, स्टॉक होगा, परचेज होगा। इसके अलावा बाकी चीज़ उसका एसेस्ट होगा। तो अगर एक मालिक है, एक आदमी है जो फर्नीचर के दुकान चलाता है, फर्नीचर का बिजनेस चलाता है, तो वो जो फर्नीचर खरीदेगा वो फर्नीचर उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। ठीक है सर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर। क्लियर है। चलो 33 नंबर, संपत्तियों की खरीद के लिए क्रेडिट होगा फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज क्रेडिटेड विल बी। बोला गया है अगर आप कोई भी एसेट खरीदोगे तो किस चीज को जो है वो क्रेडिट करोगे। तो सर जैसे मैं आपको बोलता हूं कि परचेज ऑफ गुड्स, क्या जर्नल बनाओगे, तो जर्नल एंट्री आपका बनेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। या चलो मैं आपको एक और जर्नल एंट्री अगर अभी बता दूं, मैं आपको अगर बोलता हूं कि परचेज ए बिल्डिंग खरीदे, तो जर्नल एंट्री क्या बनाइएगा, तो जर्नल एंट्री बनेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बनेगा। यानी आप जितना भी कैश ट्रांजैक्शन करोगे उसके पीछे ये जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट में गौर करना, क्रेडिट में हमेशा क्या ले आएगा, कैश अकाउंट आएगा। यहाँ भी क्रेडिट में कैश, यहाँ भी क्रेडिट में कैश। आप कोई भी गुड्स खरीदो, अगर कैश में खरीदे हो तो हमेशा क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कैश अकाउंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 पे बोला गया है माल की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा। अरे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, 33 में क्या बोला, परचेज। अच्छा चलो, माल की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा। इंग्लिश में बोला गया फॉर सेल ऑफ गुड्स इज क्रेडिटेड। अब उल्टा बोला, वहां परचेज बोला, अब यहाँ क्या बोला, सेल। तो जब आप किसी भी गुड्स को सेल करोगे तो जर्नल एंट्री होगा, क्रेडिट सेल तो नहीं ना बोला है, तो हमेशा कैश सेल होगा। तो जर्नल एंट्री होगा इसका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट में हमेशा क्या होगा जी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में होगा, सेल्स अकाउंट होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले और उसमें बोला कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार जर्नल एंट्री बना लेना, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्रेडिट होगा और क्या डेबिट होगा। क्लियर है। चलो आओ 35 नंबर, बोला गया है मूल प्रलेख के अंतर्गत आते हैं अंडर सोर्सेस डॉक्यूमेंट्स कम अंडर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या आता है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, रसीद, हाँ सर। इनवॉइस एंड बिल, बीजक या बिल, बिल्कुल सर। जमा की पर्ची, पेन स्लिप, बिल्कुल सर। तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट में आता है, तो ये इसका आंसर होगा डी, सब आता है। 36 तलपट है, ट्रायल बैलेंस इज है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। पहले तो ये बात जान लो कि जो ट्रायल बैलेंस है वो कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस ना तो पर्सनल अकाउंट है, ना इम्पर्सनल अकाउंट, ना रियल अकाउंट। ये एक्चुअल में क्या है, एक शेड्यूल ऑफ बैलेंस है। ये बताता है कि कौन कौन एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन का बैलेंस बचा है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चंस। बोला गया है क्रेता के द्वारा माल वापसी पर भेजी जाने वाली चिट्ठे को कहते हैं ए नोट्स सेंड बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। सेट 1 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर एक बायर होगा, वो बायर अगर गुड्स को रिटर्न करेगा तो उस समय वो जो हमको नोट सेंड करता है वो मेरे लिए क्या कहलाता है, तो वो मेरे लिए कहलाता है डेबिट नोट्स। क्या कहलाएगा, डेबिट नोट्स। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। 37 का आंसर ए, डेबिट नोट्स।
आगे 38 पे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी किस चीज को ट्रायल बैलेंस को देख के स्टार्ट किया जाता है। तो हम सबको पता है, हम सभी ने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा है या अकाउंटिंग प्रोसेस। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग देख लीजिए कि जितना भी बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस के क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स का जो है वो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स का सबसे पहले क्या बनता है, ट्रांजेक्शन्स का सबसे पहले जर्नल बनता है, जर्नल एंट्री। ठीक है, फिर जर्नल एंट्री को देख करके हम लोग लेजर बनाते हैं, फिर लेजर को देख करके हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फिर ट्रायल बैलेंस को हम लोग देख करके फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अच्छा से समझना, ठीक है। यानी बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको सबसे पहले जर्नल बनाए, फिर जर्नल को देख करके क्या बनाए, लेजर बनाए, फिर लेजर को देख के क्या बनाए, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को देख करके क्या बना, फाइनल अकाउंट बना। और फाइनल अकाउंट में हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, पहला बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को, दूसरा बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और तीसरा बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट को। तो बेसिकली ये बोला कि ट्रायल बैलेंस को देख के क्या बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फाइनल अकाउंट। क्लियर है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 75,000। एक बिजनेस है जिस बिजनेस का कैपिटल कितना है, 75,000, एंड लाइबिलिटी इज 25,000 लाइबिलिटी है। तो उसका टोटल एसेट निकालने के लिए बोला है। तो हम सबको पता है बिजनेस का जो टोटल एसेट होता है, एसेट निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अभी अभी मैंने बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल कितने का है सर, 75,000 कैपिटल है, और उसका लाइबिलिटी कितना है सर, तो लाइबिलिटी है उसका 25,000। जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, देखो वीडियो भले ही लंबा होता है, लेकिन अगर आपको हर क्वेश्चंस को अच्छा से समझना है, पूरे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप लोग को सिर्फ रेडीमेड आंसर चाहिए और आप लोग रट्टा मारने पे बिलीव करते हैं तो बोलिएगा, तो मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी या शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन बिलीव में वैसा पढ़ के कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि लाइफ बन जाए, नहीं तो पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं है। पढ़ लिए, इंटर कर लिए और नॉलेज के नाम पे ठेंगा है, तो ऐसा पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो जब भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो और पूरे कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ो, ताकि वो पूरे ऑल लाइफ आपको काम दे। ठीक है, और अकाउंट्स का मास्टर बनना है आपको, अकाउंट्स में जीरो बन के नहीं रहना है, अकाउंट्स का हीरो बनना है। लास्ट क्वेश्चन, तलपट के दोनों पक्षों में मिलान नहीं होता है तब कौन सा खाता खोला जाता है। इफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टोटली विच अकाउंट इज ओपनड। यानी अगर मान लो ट्रायल बैलेंस बनाए और ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट, अगर उनमें से दोनों में से कोई एक बैलेंस घट गया तो उस बैलेंस को इक्वल करने के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं। तो याद होना चाहिए आपको, सस्पेंस अकाउंट जो है वो खोला जाता है। उच्चनत खाता, सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट अगर दोनों में से किसी का बैलेंस नहीं मिला तो उसको बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट हम लोग खोलते हैं। ठीक है, ना तो हम लोग पर्सनल अकाउंट खोलते हैं, ना रियल अकाउंट, ना कुछ नहीं। क्या अकाउंट खोलते हैं, पर्सनल अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, पसंद आए चाहे ना आए कमेंट करना। अगर आपको लगा कि पढ़ाई सूटेबल है और आपको अगर पसंद आया हो तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारे फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर करना, उन लोगों को बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, इसके तुरंत बाद मैं आप लोगों को आपका बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ईटीपी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो PDF डाल दूंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।